देखिए, जब जंग जमीन पर होती है तब असर सीमित रहता है, लेकिन जब जंग समंदर में उतरती है तो उसका असर सिर्फ मिसाइलों तक नहीं रहता, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और इस वक्त सबसे बड़ा डर क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अब हाल ही में जो ईरान के पास भारतीय जहाज से जुड़ा मामला सामने आया है, उसने इस खतरे को और रियल बना दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ कहा कि भारत इस स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है, क्योंकि अगर यहाँ टेंशन बढ़ती है या हॉर्मुज पर कंट्रोल का गेम शुरू होता है तो सबसे पहला झटका लगेगा तेल सप्लाई को, और तेल का मतलब सीधा असर आपकी जेब पर। अब सवाल यह है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत के पास करीब 1.5 से 2 महीने का क्रूड रिजर्व है, यानी शॉर्ट टर्म में हम संभाल सकते हैं। लेकिन अगर जंग लंबी चली और अगर क्रूड $150 से $200 तक गया तो फिर भारत भी अछूता नहीं रहेगा। हाँ, एक पॉजिटिव बात यह है कि भारत अब 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है, यानी हम पूरी तरह से किसी एक रास्ते या फिर देश पर निर्भर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हॉर्मुज बंद होता है तो ये साफ है कि सप्लाई रुकेगी, कीमतें बढ़ेंगी और असर हर घर तक पहुंचेगा। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कोहली से। लेकिन सर, अगर समंदर में ये लड़ाई ईरान और अमेरिका के बीच हुई तो तय है कि दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था इस समंदर में डूबेगी, तबाही मच जाएगी, जिनमें भारत भी शामिल होगा। आप यही कह रहे हैं? मैं अब तक की बात से आपका समझ पाया हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि भारत की अर्थव्यवस्था डूबेगी। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे उदाहरण के तौर पर क्रूड के जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, पेद्दूर में हैं, विशाखापट्टनम में है, बेंगलुरु में है, हमारे पास रिजर्व्स हैं, 1.5-2 महीने के हमारे पास रिजर्व्स हैं। पर जब अगर दिन ब दिन युद्ध आगे चलता गया, क्रूड की कीमतें लगातार ऊपर दो फ्रंट पे प्रॉब्लम है। एक फ्रंट है आपका सप्लाई का, यानी कि सप्लाई निरंतर बनी रहनी चाहिए। दूसरा फ्रंट है कीमत का। कीमत हमें ज्यादा आज शाम को महंगाई के आंकड़े आने हैं, सीपीआई के आंकड़े आज शाम को रिलीज होने हैं, जो मंथली मार्च के आंकड़े। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फरवरी के मुकाबले मार्च में महंगाई आपको और ज्यादा दिखाई दी, क्योंकि 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हो गई थी और तुरंत क्रूड के प्राइस बढ़ गई थी। हो सकता है आपको मार्च के आंकड़े ये दिखाएं कि महंगाई हमारी फरवरी के मुकाबले बढ़ गई है। तो महंगाई के मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था क्योंकि इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही थी संजीव, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको उसमें जूझने का कैपेसिटी है। पर कुछ अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में ऐसी हैं, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, बांग्लादेश की है, कुछ हद तक जापान की भी अब हालत खराब है, और कुछ अर्थव्यवस्थाएं तो बिल्कुल चरमराने के कगार पे खड़ी हैं। उन लोगों को पर ज्यादा असर होगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो इसको सबसे लंबे समय तक झेल सकती है और झेली रही है अभी तक। देखिए, आप देखें तो भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, उसकी वजह से आज तक पेट्रोल डीजल आम आदमी जब सारी दुनिया में बढ़ गया, अब भारत में वो नहीं बढ़ा। कुछ लोग इसमें राजनीतिक तड़का लगाना चाहते हैं कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं, रुक जाओ, 30 अप्रैल तक रुक जाओ, आखिरी दिन की वोटिंग हो जाने दो, उसके बाद जो है ये आपको बढ़ता दिखाई देगा। वो राजनीति है, मैं राजनीति में नहीं जाता हूं। पर यह सच है कि आज भी हम पेट्रोल डीजल के उतने ही दाम दे रहे हैं जो हम युद्ध से पहले दे रहे थे, जबकि बाकी की दुनिया में ये दाम बढ़ चुके हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था इस शॉक को एब्जॉर्ब करने की ज्यादा कैपेसिटी रखती है बाकी के दुनिया के देशों के मुकाबले, क्योंकि हमारी ग्रोथ की रफ्तार बाकी की दुनिया के देशों के मुकाबले काफी ज्यादा थी। इसलिए हम उस झटके को सहन कर सकते हैं। बाकी देखिए, अब अनलिमिटेड पीरियड तक सहन कर पाएंगे ये कह पाना तो बहुत कठिन है। कि अगर लड़ाई मान लीजिए 3 महीने चलती रही, क्रूड अगर $200 तक हो गया, तो फिर तो हमारे लिए भी बहुत कठिनाई का सामना, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चैलेंज बन जाएगा उसके सामने। तो ये मैं कहना, मैंने डूबने की बात कतई नहीं कही संजीव। सर, आपने नहीं की, लेकिन मैंने कही, और मैंने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कही थी कि किसी देश के पास अगर 1.5 या 2 महीने का इंतजाम है सिर्फ, तो सर आज नहीं तो कल हमसे वो नहीं झिलेगा, क्योंकि हम भारत हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव अलग है। ना हम ईरान हैं, ना हम इजराइल हैं, ना हम चाइना हैं, ना हम अमेरिका हैं। सर, पाकिस्तान को हम गिनते नहीं, श्रीलंका को, भूटान को, बांग्लादेश को हम इसमें गिनते नहीं हैं। हम भारत हैं। भारत को अगर गिने तो सर 1.5 महीने 2 महीने का स्टॉक तो बहुत मायने नहीं रखता। और सर, जंग का रुख किधर को घूमेगा, कब तक घूमेगा, जो अभी तक सुलटने पर नहीं आ रही है, वो सर मैं उस नजरिए से कह रहा हूं, भारत के लिए संभावित मुसीबत सामने खड़ी दिखाई दे रही है अगर ये जंग आसमान से पानी की तरफ यानी समंदर की तरफ बढ़ती है सर।
पर इसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा संजीव, जो आपने बात कही, अगर भारत के लिए 1.5-2 महीने का स्टॉक है हमारे पास, सर ठीक है, सर तो सर हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम अब 40 से ज्यादा देशों से अब हम अपना अपना पूरा सोर्सिंग कर रहे हैं। 40 से भी अधिक देशों से, खाली हम उस वहीं से हम और मुझ अल्जीरिया से ले रहे हैं, हम रशिया से ले रहे हैं, हम वेनिजुएला से ले रहे हैं, हम कुछ थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया से भी लेते हैं, हम बाकी जगह से भी ले रहे हैं। तो मैं इसको इस तरीके से समअप करना चाहूंगा जो आपने बात कही, अगर भारत 1-1.5 महीने तक झेल पाएगा तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो शायद अब 1-2 हफ्ते भी नहीं झेल पाएंगे। तो उससे पहले इसका हल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकालना ही पड़ेगा। किस तरीके से निकलेगा, जीत या हार में निकलेगा, किसी किसी देश को ध्वस्त करके निकलेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से कब्जा करके निकलेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे टोल लगा के निकलेगा, जो भी निकलेगा, मुझे लग रहा है कि भारत उसमें भारत से पहले और कई देशों का इसमें इसमें बेड़ा गर्क हो चुका होगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो भारत के बाद फायदे में जाती है कि भारत से पहले इसका इसका हल निकल आएगा।